चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेस्ट, मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट। इन चार चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेस्ट, मोशन और रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट is one whose dimensions are very small as compared to the distance it travels। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए एक क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, ये रहा क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, काफी बड़ा ग्राउंड है, ईडन गार्डन, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्राउंड ईडन गार्डन है। मान उस ग्राउंड में मार्बल, आप लोग जो गोलियां खेलते हो ना बचपन में, छोटे इसको कंचे, ठीक है, वो उस ग्राउंड के किसी एक पार्ट में कहीं पे गुम हो गई। तो आप क्या समझ सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो छोटा सा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट तो हुआ, वो छोटा सा ऑब्जेक्ट, वो तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, बहुत ही माइन्यूट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन यहां लगाते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन का मतलब उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उसका साइज, उसका वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, हम इसकी बात कर रहे हैं, बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। सपोज कीजिए यहां पे है हमारा सन, अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारा एक फोकस पे सन, ये हमारा ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट के इस पार्ट पे हमारा अर्थ है, ठीक, सन के सामने अर्थ, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, इसने दूरी बहुत ज्यादा ट्रेवल की, बट इसका डायमेंशन बहुत छोटा है। सन में पृथ्वी जैसे 3-4 तो समाये जाते हैं, 3-4 में कम ही बोल रहा हूं, इससे भी ज्यादा अर्थ सन के अंदर समा सकते हैं, ठीक है। अर्थ का डायमेंशन सन के अकॉर्डिंग सॉरी, अर्थ का डायमेंशन इस पूरे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है भाई। अर्थ को इतनी दूरी वो 365 डेज में ट्रेवल करनी होती है भाई साहब, पूरे साल भर चक्कर लगाएगा ये, तब जाके एक चक्कर पूरा करेगा। सोचिए
मतलब कि अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। आप लोग को सारी बातें एग्जांपल से घुसती ही होती है। एग्जांपल लेते भैया, एग्जांपल लिखवाते हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वही एग्जांपल लिखवाते हैं। चलिए छापिए। एग्जांपल, अर्थ इज treated as a point object during its revolution around the sun। जो बात मैंने आपको बताई वही बात मैंने आपके लिए, ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं रेस्ट। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to the reference point। ये पॉइंट अगर छोड़ो, क्योंकि इसमें रेफरेंस पॉइंट का जिक्र हो गया। जब तक आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट नहीं समझ आया तब तक आप लोगों को रेस्ट का कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो मोशन से पहले हम लोग रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग काम करना, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद सीधा रेफरेंस पॉइंट देना, इसको बाद में समझना, ठीक है। रेस्ट से पहले आप लोग रेफरेंस पॉइंट समझ लो। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट is a fixed point with respect to which a body changes its पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को बदलती है। समझ आया कुछ? नहीं समझ आया? चलिए समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपका घर है, इट्स सो स्वीट होम। बाहर निकलना अलाउड नहीं है। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद की, जब आप स्कूल जाओगे। आपने अपनी जर्नी होम से चालू की, आप स्कूल गए, आप फिर स्कूल से वापस घर आ गए।
यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या माना हमने, घर माना, जो कि फिक्स है, या फिर आप रेफरेंस पॉइंट स्कूल मान सकते हो, ये दोनों जगह फिक्स है। किसी एक को हमें रेफरेंस पॉइंट मानना है, हमने होम को रेफरेंस पॉइंट माना, अब इसके रिस्पेक्ट में हम सभी मोशन को देखेंगे, या फिर हमने स्कूल को रेफरेंस पॉइंट माना, एक फिक्स पॉइंट माना, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बॉडी के मोशन को देखेंगे, उसी पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले एग्जांपल में अर्थ और सन का एग्जांपल दिया, ये सन, इसके अराउंड मोशन हो रहा है, ये रहा अर्थ, तो सन जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट है अर्थ के लिए, क्योंकि सन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड, ठीक है, इसके सन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अर्थ हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है। बात समझ में आ गई? ये था रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं रेस्ट क्या, वह बॉडी या वो बॉडी जो कि रेस्ट पे हो, मतलब कि इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यह अपने पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। हमने यहाँ पे स्कूल को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है, स्कूल को रेफरेंस पॉइंट माना, हम अपने घर पे ही हैं, ठीक है, हम अपने घर पे हैं, ये हमारा कोई दोस्त है, कालू भालू चालू कोई हमारा दोस्त है, ये घर पे पड़ा, अब ये घर से कहीं नहीं जा रहा, स्कूल के रिस्पेक्ट में ये अपने घर पे ही है, या फिर ये अपने घर के रिस्पेक्ट में घर पे है, हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया घर, अब वो लड़का घर पे ही पड़ा हुआ है, मतलब कि वह अपनी पोजीशन घर से कहीं भी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि वह बॉडी रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। हम रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग सब कुछ देखते हैं, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये नहीं कोई बोल दिया कि टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी मोशन नहीं कर रही है, नहीं, आप टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं देखोगे, आप देखोगे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मोशन भी आप रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए रेस्ट के बाद बात करते हैं मोशन की, इसको हटा दें। चौथा पॉइंट था हमारा मोशन। An object is said to be in motion if it changes its position with respect to the surroundings with the passage of time। समय बीतता जा रहा है,
पॉइंट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। सपोज कीजिए हमने इस पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, अब हम समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। कुछ सेकंड बाद हम यहाँ पे आ गए, हमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब कि हम मोशन में हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए छोटा सा पॉइंट है उसको नोट डाल के लिखिए आप लोग। नोट रेस्ट एंड motion are relative terms. A body can be at rest as well as in motion at the same point. Sorry, at the same time. तो क्या लिखा है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और वो रेस्ट में भी हो सकता है। क्या पॉसिबल है? लिखा तो वही है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक? रेफरेंस पॉइंट और कौन समझ में आ गया ना? सेम कंडीशन यहाँ हम लोग लगाएंगे, रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे हर चीज। ये कोई हमारे पास बस है, ठीक है? बस है और यहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? बैठ गए लोग। अब देखिए हम इस आदमी को सपोज करते हैं, ये आदमी अपने आगे वाले या फिर पीछे वाले आदमी के रिस्पेक्ट में कैसे है?
मैं सीट पे बैठा हूँ, बस चल रही है, ठीक, बस मोशन में है, बस चल रही है, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, मेरे आगे वाला आदमी मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा? रेस्ट में होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। बस चल रही है और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊं और वो आदमी बस के साथ आगे चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मैं बस में, हम दोनों बस में एक साथ बैठे हुए हैं, मेरे आगे वाला आदमी वो रेस्ट में रहेगा, मेरे रिस्पेक्ट से, मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से वो आदमी रेस्ट में रहेगा। सपोज कीजिए कोई आदमी यहाँ सड़क के बाहर खड़े होकर के इनको झांक रहा है, उस आदमी को क्या लगेगा कि बस मूव कर रही है, इसका मतलब कि वो आदमी मूव कर रहा है, तो ये जो आदमी बैठा हुआ है ये भी मोशन में है, मुझे बाहर से कोई देख रहा है, उस आदमी के लिए मैं मोशन में हूँ और मेरे लिए वो मोशन में है। सारा खेल जो है ना वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस का ही है। आप कहाँ से किस चीज को ऑब्जर्व करते हो, बात समझ आ गई ना। वही कहा गया है कि दोनों एक रिलेटिव टर्म्स हैं, कोई भी बॉडी सेम टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है एंड सेम टाइम पे वो मोशन में भी हो सकता है। तीन बातें किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, किसी भी टाइप के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ तीन बातें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। पहली बात, the distance of the body from a reference point and this reference point called the origin of the motion of the body। कहाँ से वो बॉडी में मोशन में स्टार्ट हुई है उस पॉइंट को या फिर उस रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द मोशन। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तीसरी बात, टाइम ऑफ मोशन। तो इन तीन चीजों की हेल्प से हम किसी भी टाइप के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पहला रेफरेंस पॉइंट, दूसरा किस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, और तीसरा मोशन की टाइम है, उसके ड्यूरेशन क्या है, मोशन कितने समय तक हो, कितने लंबे समय तक हो। बात समझ आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, नोट कर लिया। हम बात करने वाले स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको इसका आइडिया फोर्सेस एंड मोशन में दे दिया था।
a quantity which can be represented completely by magnitude alone। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बेसिस पे अगर हम बता सकते हैं, उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी which can be completely specified by magnitude as well as डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं, एक आदमी है, वह 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। एक आदमी है, वह 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वहीं पे मैं ये कह दूं, वही आदमी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों? इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बस। तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर, सो ऑडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है which measures the distance traveled by an automobile। किसी व्हीकल के द्वारा जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया रहता है, उसको हम लोग ऑडोमीटर से मेजर करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या किया है। और इंट्रोडक्शन पे जो पहला पार्ट था, बेसिकली ये वीडियो 2 पार्ट में बन रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, 2 पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो पहले पार्ट और दोनों पार्ट मिला के हम लोग समराइज कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से, ठीक, कि मोशन लिविंग में कैसे होता है, लिविंग के मोशन में हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हम लोग ने मोशन को देखा कि उसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ही मोशन को हम लोग देख सकते हैं या फिर हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिक्स देखा था। मैकेनिक्स क्या होता है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के लिए डील करते हैं, ठीक है, डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद हम लोग देखा था मोशन 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स भी 2 पार्ट में डिवाइड था, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेस्ट, मोशन और रेफरेंस पॉइंट देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की है अभी जस्ट वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी।
अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बट कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है। आप लोग ये टॉपिक क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बट आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें ही मालूम है और मैं वही बातें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग डिस्टेंस। आप लोग इसको एक डिफरेंस के तौर पे लिखिएगा, ठीक। एक साइड पे आप लोग डिस्टेंस लिखिएगा और एक साइड पे आप लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखिएगा, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी भी होगी। मैं एक साइड में है लिख रहा हूं, आप लोग पेज को इक्वल साइड्स में डिवाइड कर लीजिएगा। एक साइड में आप लोग डिस्टेंस के बारे में लिखिएगा और एक साइड में आप लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखिएगा। तो डिस्टेंस के लिए जो पहला पॉइंट है वो है इसका डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल path traveled by the body। दूसरा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तीसरा इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। चौथा पॉइंट है distance can be equal to or greater than displacement। पांचवा पॉइंट है डिस्टेंस traveled is not a unique path between two points। छठा पॉइंट है the distance between two points gives full information of the type of path followed by the body। सातवां पॉइंट है डिस्टेंस
with time for a moving body it is never आठवां पॉइंट है SI unit is मीटर, मीटर होता है और सीरियस यूनिट इज सेंटीमीटर। ये सारी बातें हैं डिस्टेंस के बारे में। वैसे कुछ बताने के लिए है नहीं, बट मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ। इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, जो कि आप किसी जर्नी के दौरान ट्रेवल करते हो। सपोज करो आप घर से स्कूल के लिए जाते हो, ठीक है, आप घर से स्कूल के लिए गए, आप स्कूल आपको जाना है, आपके पास दो पॉइंट है, स्कूल है घर है, आप घर से स्कूल जाना है, उसके लिए आपके पास कई रास्ते हैं। आप शॉर्टकट ले सकते हो, लॉन्ग कट ले सकते हो। आप जिस रास्ते से जाते हो वही रास्ता एक्चुअल पाथ, ठीक है, आप जिस रास्ते से जाते हो, आपने लॉन्ग कट लिया, आपका स्कूल घर से 5 किलोमीटर है और आपने 10 किलोमीटर को लॉन्ग कट लिया, आप 10 किलोमीटर घूमते घामते आराम से स्कूल पहुंचे। उस एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है कि आप 5 किलोमीटर ईस्ट गए, वेस्ट गए, नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है इसको। बस इसको इतना जानना है कि हाँ आपने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, बस। ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप थोड़ा भी मोशन करोगे तो मतलब डिस्टेंस में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड ऐड हो गया, एक वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग नोट करोगे। डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बात है कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो डेफिनेशन ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट से छोटा क्या होगा भैया? कुछ नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये कोई एक यूनिक पाथ नहीं होता है, किसी भी पाथ को ले सकते हो, बट वो एक्चुअल पाथ रहना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक पाथ होता है। कौन सा? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी दूरी रहनी चाहिए वो। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स gives full information of the type of the path followed by the body। सही बात है। दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को अगर आप जान लो तो आप पूरे रास्ते के बारे में बता सकते हो। छोटा रास्ता है, बड़ा रास्ता है, कैसा रास्ता है, टाइम ज्यादा लगा होगा मतलब कि रास्ता खराब है, टाइम कम लगा होगा, सॉरी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो इमरजेंसी लाइट से काम करना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। सो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम। यहाँ पे मैंने बताया ना कि वो कभी जीरो नहीं सकता, मतलब क्या होगा कि वो समय के साथ कभी घटेगा नहीं, और किसी मूविंग बॉडी के लिए तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। और एसआई यूनिट इसका होता है मीटर और सीरियस में इसको हम सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहला पॉइंट, इट इज द
short test. Distance between two points between which the body moves. दूसरा, it is a vector quantity तीसरा, it can be negative or zero or positive. चौथा, displacement can be equal to or less than displacement. पांचवा, displacement is a unique path between two points. One, displacement between two points does not give full information of the type of path followed by the body. तापमान, displacement can increase with time for a moving body. It can be zero. आठवां, SI होता है इसका मीटर होता है और सीरियल यूनिट इसका क्या होता है? चलिए शॉर्टेज डिस्टेंस पहले इसको मोनोमिक समझाता हूँ। सब कुछ क्लियर आ रहा है, सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं। चलिए
एकदम परफेक्ट लाइट भी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच की। एक मिनट, सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो, आपसे स्कूल जाने तक आपके पास दो तीन रास्ते हैं। ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। यहाँ तक जाने के लिए आपके पास तीन रास्ते हैं। ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर है। आपको जल्दी पहुंचना है, कौन सा रास्ता हो गया? 5 किलोमीटर। ये सबसे कम दूरी है और सबसे स्ट्रेट है। ध्यान देना, सबसे दूरी भी सबसे कम है और ये स्ट्रेट है, और ये दोनों घूमते घूमते कहीं जा रहे हैं। दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट कंडीशन क्या है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कर्व नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें। ये वेक्टर क्वांटिटी है, कभी भी ये नेगेटिव 0 पॉजिटिव हो सकता है। सपोज करो आप स्कूल से घर तक गए फिर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। क्यों? अब जहां से गए तो वापस वहीं पे आ गए हो। ठीक है, इसमें जो मोशन होता है ये एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रहे हो तब तो मोशन पॉजिटिव ही ना जाएगा। सपोज करो ये पॉइंट हमारा 0 होता है और ये होता है माइनस। अब 0 से चले प्लस एक्स तक गए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, मतलब कि आप घर से स्कूल पे गए इस वाले रूट से तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। अब वापस घर आ गए, +5 आगे चले, +5 के पीछे आ गए 0 पे, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब घर से कहीं प्लेग्राउंड में चले गए, ठीक है, कहीं प्लेग्राउंड में आप खेलने चले गए, मतलब कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए बट अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप माइनस में चले जाओगे। डायरेक्शन में माइनस जाओगे, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा भैया, 5 5 0 हो गया और ये 2 किलोमीटर माइनस में चले गया। सॉरी ये नहीं होगा, और 2 किलोमीटर माइनस में चले गए, ठीक है, माइनस में चले गए तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव 0 पॉजिटिव 3 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस के बराबर या फिर उससे कम होगा। डिस्प्लेसमेंट यूनिक पाथ होता है दो पॉइंट्स के बीच। मतलब यूनिक पाथ कैसा? स्ट्रेट लाइन होता है और शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये पूरी जानकारी नहीं देता है आपको कि बॉडी किस टाइप के पाथ को फॉलो करके चली है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीजेस टाइम फॉर मूविंग अ बॉडी इट कैन बी, लेकिन इस समय के साथ घट सकती है और किसी मूविंग बॉडी के लिए ये 0 भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? SI यूनिट मीटर, CS यूनिट सेंटीमीटर। तो आज इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।